हाय एवरीवन, वेलकम टू बंसल एकेडमी प्लेटफॉर्म हियर। आज के सेशन में हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन आपको हेल्प करेगा कि अप्रोच बिल्डअप कैसे करनी है, क्वेश्चन के साथ डील कैसे करना, कैसे कंसेप्ट्स को अप्लाई करना। तो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन हियर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव बोथ यूनिट्स एंड डायमेंशंस, यूनिट्स बट नो डायमेंशंस, डायमेंशंस बट नो यूनिट्स, और लास्ट ऑप्शन है नो यूनिट्स एंड नो डायमेंशन। अब ये जो प्लेन एंगल होता है इसके यूनिट्स हमारे पास क्या होती है, रेडियन, और जो सॉलिड एंगल होता है की यूनिट होती है रेडियन। बट ये दोनों क्या होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं। मतलब इनके पास क्या होता है, यूनिट्स तो है बट ये डायमेंशंस नहीं है इनके पास। तो ऑप्शन बी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, डायमेंशंस बिलोंग टू, हमें ये डायमेंशंस देखनी है किसकी होंगी। तो बाय ऑप्शन सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की बात करें, हमारे पास रिलेशन क्या होता है, फोर्स इज 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो ये परमिटिविटी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, दिस इज Q1 Q2/4π, फोर्स इंटू r²। डायमेंशंस निकाल लेते हैं। चार्ज क्या होता है, करंट इज चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज क्या आ जाएगा, करंट इनटू टाइम। तो करंट की जो डायमेंशंस है वो एम्पियर में लिखते हैं, और टी इज टी, टाइम इज टी। ठीक है, तो Q1 की डायमेंशंस क्या आ गई, A इंटू टी। Q2 की भी यही आएंगी। 4π इज कांस्टेंट, फोर्स की डायमेंशंस ml/t-2। r क्या होता है, डिस्टेंस, तो ये l² होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की जो डायमेंशंस है वो कितनी आ गई, m⁻⁻1। ये नीचे l3 है, ऊपर जाके l-3 हो जाएगा। t-2 है और ऊपर क्या है, +1, और ये भी +1 +2 है। ये t की पावर ऊपर 2 है ना, तो ये -2 ऊपर जाके +2 हो गया और a² बन गया। तो ये डायमेंशंस तो मैच ही नहीं कर रही, ए ऑप्शन नहीं आएगा। सेकंड ऑप्शन चेक कर लेते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशंस देखनी पड़ेगी, हमें पता है फोर्स इज BIL। ठीक है, इस रिलेशन से B की डायमेंशंस निकाल लेते हैं, दैट इज F/IL। ये रिलेशन मिल गया मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पे हम इन टर्म्स ऑफ फोर्स लिख लेते हैं लाइक दिस। अब यहाँ पे डायमेंशंस फाइंड कर लेते हैं। फोर्स की डायमेंशंस ml/t-2। ए क्या है, एरिया, एरिया इज l²। आई क्या है, करंट, करंट को एम्पियर। एल दैट इज लेंथ होती है, ये डिस्टेंस ही होगा तो एल आ गया। तो यहाँ से फ्लक्स की जो डायमेंशंस है वो क्या मिली, m। ये l से l एक कैंसिल हो गया, ऊपर बचा है l², t-2 a-1। ये फ्लक्स की डायमेंशंस, और ये इसके साथ तो मैच ही नहीं कर रही, तो ऑप्शन बी भी नहीं है हमारा आंसर। सी निकाल लेते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस की डायमेंशंस कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि जो फाई होता है वो किसके इक्वल होता है, L इंटू आई। तो L सेल्फ इंडक्टेंस क्या आ जाएगा, φ/I। तो फ्लक्स की निकाल ही चुके हैं डायमेंशंस, ml/2 t-2 a-1, और नीचे करंट है, करंट की डायमेंशंस A। तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी, डायमेंशंस ml/2 t-2 a-2। तो ये डायमेंशंस देख लेते हैं मैच करती है या नहीं। तो ml/t-2 a-2 है यहाँ पे, तो ये भी मैच नहीं कर रही है। तो बस एक ही ऑप्शन बचा, डी, वही करेक्ट आंसर होगा हमारा, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेकंड इज। तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस की रेशियो जो है वो पूछी गई है। हमें पता है nth सेकंड में जो डिस्टेंस कवर होता है उसका रिलेशन क्या होता है हमारे पास, u + a/2 इंटू 2n-, ये रिलेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब फर्स्ट सेकंड की बात करें हम, तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 फिल करेंगे। फ्रीली फॉलिंग बॉडी है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, g के इक्वल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल। अब ऊपर से फ्रीली फॉल किया तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 रहेगी, क्योंकि वो पहले से मोशन में थोड़ी ना है। तो हम s1 निकाल लेते हैं, u इज 0, a की वैल्यू g/2, n की वैल्यू 1 फिल कर दी, तो s1 कितना आ गया,
दिस इज g बाय, ठीक है। अब n की वैल्यू सेकंड के लिए बात की गई है, तो n की वैल्यू 2 फिल कर देंगे, तो s2 कितना आ जाएगा, u इज 0, a की वैल्यू g, दिस इज n की जगह 2 फिल किया, तो ये हमारे पास s2 कितना आ गया, 3g बाय, ठीक है। अब थर्ड सेकंड की बात की गई है, तो n की वैल्यू 3 फिल कर देंगे, वो हमारे पास क्या आएगा, u की वैल्यू 0, g बाय 2, दिस इज 2, n की वैल्यू 3 -1, तो ये s3 कितना मिला मुझे, 3 2 6 -1 5 g बाय, और फोर्थ सेकंड के लिए क्या करेंगे हम, n की वैल्यू को 4 फिल कर देंगे, तो n इज इक्वल टू 4 के लिए डिस्टेंस कितना आ गया, 0 प्लस g बाय 2, दिस इज 2 इंटू 4 -1, तो ये कितना मिला मुझे, 7g बाय 2। अब हमें रेशो पूछा गया है, s1 इज टू s2 इज टू s3 इज टू s4, तो s1 की वैल्यू g बाय 2 थी, s2 की वैल्यू 3g बाय 2, s3 कितना है 5g बाय 2, 3g बाय 2, s3 है 5g बाय 2, और s4 है 7g बाय 2, g बाय 2 फैक्टर तो कैंसिल हो गया, रेशो मिली 1:3:5:7, ऑप्शन डी दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ मूविंग पार्टिकल मेक्स एंगल थीटा 35 डिग्री 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर, द रेशो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज। हमें वेलोसिटी की रेशो बतानी। अब ये ग्राफ किसके बीच में है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। हमें पता है जो स्लोप होती है, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वो हमें किसकी वैल्यू देगी, वेलोसिटी की। तो हम इस ग्राफ की स्लोप निकाल लेते हैं, और स्लोप हम कैसे निकालेंगे, स्लोप m दैट इज इक्वल टू tan थीटा, हमें यहाँ पे एंगल्स गिवन है ना, तो tan थीटा से हम यहाँ पे स्लोप निकाल लेंगे। अगर हम 30 डिग्री की बात करें, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्लोप हम m1 ले लेते हैं, तो क्या आएगा tan 30 डिग्री, tan 30 इज 1/√3, तो यही स्लोप क्या आएगी, वेलोसिटी की वैल्यू, ठीक है। तो 30 डिग्री के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरी वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई, राइट। उसके बाद दूसरा एंगल क्या है 45 डिग्री, वो स्लोप m2 ले लेते हैं, और ये tan 45 हो जाएगा, tan 45 क्या होता है 1, और ये स्लोप क्या है, वेलोसिटी की ही वैल्यू है, तो ये सेकंड के लिए वेलोसिटी ले ली मैंने v2, दोनों की रेशो लेनी है, v1/v2 कितना आएगा 1/√3, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ शेल ऑफ मास m इट इज एट रेस्ट इनिशियली, तो यहाँ पे एक शेल है जिसका मास m है, वो रेस्ट पे है, इट एक्सप्लोड्स इनटू 3 फ्रेगमेंट्स, तो ये एक्सप्लोड हो गया 3 फ्रेगमेंट्स में, और मासेस की रेशो दी गई है, लेट्स से इसका मास m1 m2 m3, तो मासेस की रेशो हमें गिवन है, दैट इज 2:2:1। If the fragments having equal mass fly off mutually perpendicular direction with the speed v, अब यहाँ पे देखो रेशोज जो है 2:2:1 है, अगर मुझे m1 निकालना है, वो मास कितना आएगा 2/5 टाइम्स ऑफ मास, ठीक है, 2/5 पार्ट हो गया। सेकेंड मास फ्रेगमेंट का जो है पार्ट है, सेकेंड फ्रेगमेंट जो उसका मास है वो कितना आएगा 2/5, वो भी आएगा, और थर्ड जो है उसका मास कितना आएगा 1/5, ठीक है। अब यहाँ पे दो फ्रेगमेंट्स का मास क्या है, सेम है, और दोनों क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं विद द स्पीड v। लेट्स से कि जो मेरा m1 फ्रेगमेंट है वो x डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, ठीक है, और m2 जो है वो y डायरेक्शन में जा रहा है, तो किस डायरेक्शन में हम बना लेते हैं, x डायरेक्शन में इस तरफ गया m1, और इस तरफ जाएगा m2, दोनों की वेलोसिटी स्पीड क्या है v, द स्पीड ऑफ थर्ड फ्रेगमेंट, हमें m3 के लिए स्पीड निकालनी है, इसकी स्पीड जो है वो निकालनी, ठीक है। अब यहाँ पे कंसेप्ट कौन सा लगेगा, देखो एक्सटर्नल फोर्स, तो बाहर से फोर्स तो कुछ भी नहीं लग रहा, एक्सटर्नल फोर्स क्या है 0, तो अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो जो लीनियर मोमेंटम होता है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे कंसेप्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि इनिशियल मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन इट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम आफ्टर द एक्सप्लोजन, ठीक है। इनिशियली जो शेल था वो रेस्ट पे था, तो वेलोसिटी उसकी 0, तो इनिशियल मोमेंटम इज, अब आफ्टर
एक्सप्लोजन हमें पता है कि एक पार्टिकल जो है मास m1 वो x डायरेक्शन में जा रहा है v स्पीड के साथ, और जो दूसरा मास है वो y डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो इनकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो मैं निकाल लेती हूँ। लेट्स से रिजल्टेंट वेलोसिटी इसकी क्या है, v नेट लिख लेते हैं। तो v नेट क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 2v, इनकी नेट वेलोसिटी आ गई। और जो m3 है उसकी वेलोसिटी मैं ले रही हूँ v डैश। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल मोमेंटम क्या आएगा, फर्स्ट और सेकंड का नेट मोमेंटम प्लस थर्ड जो पार्टिकल है उसका मोमेंटम ले लेते हैं। तो जो फर्स्ट टू पार्टिकल्स है उनका मास तो सेम ही है, कितना था 2/5m। वेलोसिटी उनकी नेट निकाल ली, रिजल्टेंट दैट इज रूट v, प्लस जो लास्ट लाइटर पार्टिकल है उसका मास है 1/5m और इसकी वेलोसिटी क्या ली है v डैश। अब यहाँ पे हम इसको इक्वेट कर देते हैं और v डैश की वैल्यू जो है वो हम निकाल लेते हैं। दिस इज 0, 2/5m रूट 2v प्लस 1/5m v डैश। तो v डैश किसके इक्वल आ जाएगा, -2/5m रूट v, ये 5/m, 5 से 5 कैंसिल, m से m कैंसिल, v डैश कितना आ गया -2√v। तो जो थर्ड पार्टिकल है वो 2√2v वेलोसिटी के साथ जाएगा। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, कि ऑपोजिट डायरेक्शन में वो ट्रेवल करेगा। इनकी जो नेट डायरेक्शन, क्योंकि ये दोनों अगर इनकी नेट डायरेक्शन इस तरफ है v नेट, तो जो थर्ड पार्टिकल है वो इस तरफ मूव करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर, स्पीड उसकी क्या आ गई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, an electric lift with maximum load of 2000 kilogram lift passenger, it is moving up with constant speed of 1.5 meter per second। हमारे पास क्या है, एक लिफ्ट है लाइक दिस। ठीक है, लिफ्ट केबल से ही हैंग की होती है, तो ये केबल शो कर दी मैंने। इसमें का जो लोड है वो क्या है, लिफ्ट पैसेंजर्स, पैसेंजर्स भी है इसमें। ठीक है, तो टोटल लोड जो है वो कितना है 2000 किलोग्राम, और ये ऊपर की तरफ जा रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ 1.5 मीटर पर सेकंड के साथ। द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज, अब इसके मोशन को अपोज कर रही है फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, दैट इज 3000 न्यूटन। मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर टू द लिफ्ट इन वॉट इज, हमें यहाँ पे पावर जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो पावर का रिलेशन क्या होता है, F इंटू वी, फोर्स इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी तो मुझे दिख रही है, ठीक है, बट यहाँ पे फोर्स देखना पड़ेगा कि नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो पहले हम यहाँ पे फोर्सेस देख लेते हैं कौन कौन सी लग रही हैं। एक तो इसके वेट की वजह से फोर्स लगेगी नीचे की तरफ, दैट इज 2000 जी, और टेंशन फोर्स इस तरफ लगेगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे FBD फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो वेट की वजह से फोर्स 2000 जी नीचे की तरफ, टेंशन फोर्स इस तरफ लग रही है, फ्रिक्शनल फोर्स नीचे की तरफ लग रही है 3000। तो यहाँ पे मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है, यानी कि ऊपर वाली डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है वो ज्यादा है। तो फोर्सेस को बैलेंस करके यहाँ पे हम लिख देते हैं वैल्यूज, दिस इज, यानी कि इस पे नेट फोर्स जो है ऊपर की तरफ ज्यादा लग रही है, तभी तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फोर्स ऊपर की तरफ है इसकी। तो टी क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2000 इंटू जी की वैल्यू 10 गिवन है क्वेश्चन में, तो ये मिल गया हमें यहाँ पे 20,000 प्लस 3000, तो ये हमारे पास टेंशन की वैल्यू आ गई 23,000 न्यूटन, और ये किस डायरेक्शन में लगेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और जो हमारा लिफ्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऊपर ही तो जा रहा है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो पावर जो होता है ना वो डॉट प्रोडक्ट होता है इनका, F वेक्टर डॉट V वेक्टर। तो दोनों के बीच एंगल कितना आ गया, फोर्स और वेलोसिटी, नेट फोर्स भी तो ऊपर की तरफ ही है, वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ ही है, तो एंगल क्या आ गया 0। तो पावर आ गया FB cos थीटा, यानी कि पावर इज F इंटू V। फोर्स कितनी है 23,000, V कितना है हमारे पास 1.5, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3/10, तो ये हमारे पास सॉल्व करके आता है 34500 वॉट। तो ऑप्शन जो है हमारा दैट इज डी, वो हमारा करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एनर्जी दैट विल बी आइडियली रेडिएटेड बाय 100 किलोवाट ट्रांसमीटर इन 1 आवर इज। तो हमें बताना है कि कितना एनर्जी रेडिएट हो रहा है। पावर कितनी है ट्रांसमीटर की, 100 किलोवाट, यानी कि 100 इंटू 10⁻³ वॉट हो गया। और टाइम कितना है हमारे पास, 1 आवर। तो सेकंड में चेंज कर लेते हैं क्योंकि जाउल में हमारे पास आंसर है यहाँ। तो एक आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड्स। ठीक है, तो एनर्जी क्या आ जाएगी हमारे पास, पावर इंटू टाइम। पावर कितना है, 100 इंटू 10⁻³ टाइम कितना है, 3600 सेकंड। तो ये मिला 36 इंटू 3 4 5 6 7 10⁻7 जूल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, angular speed of a flywheel which is moving with the uniform angular acceleration changes from 1200 rotations per minute to 3120 rotation per minute in 16 second। the angular acceleration हमें निकालना है, रेडियन पर सेकंड में निकालना है। तो एंगुलर एक्सलरेशन का रिलेशन क्या होता है, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टी। ठीक है, अब यहाँ पे इनिशियल जो एंगुलर स्पीड है वो कितनी है, 1200 रोटेशन पर मिनट। हम इसको रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज 2π/60 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 2। दिस इज 40 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, और जो फाइनल है वो हमारे पास कितनी है, स्पीड 3120, इसको भी रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट किया, ये आ गया 6 5 30 12 6 12। तो 52 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 104 पाई रेडियन पर सेकेंड। टाइम हमें गिवन ही है 16 सेकेंड। तो एंगुलर एक्सलरेशन निकाल लेते हैं हम यहाँ पे, दैट इज 104 पाई माइनस इनिशियल वैल्यू कितनी है, ओमेगा इनिशियल 40 पाई अपॉन टाइम कितना है 16। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 64। 16 4 द 64 हो गया, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो 4 पाई आएगा, ये पी नहीं है, पाई है यहाँ पे, ये पाई लिखे हुए, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ gyration ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड नॉर्मल टू प्लेन। हमारे पास क्या एक डिस्क है, ठीक है, और किस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रही है, जो सेंटर से पास हो रही है और नॉर्मल टू इट्स प्लेन, टू द रेडियस ऑफ gyration ऑफ डिस्क अबाउट द डायमीटर। तो ये तो फर्स्ट केस था। सेकंड उन्होंने बोला है कि रेडियस ऑफ gyration हमें इसके अबाउट द डायमीटर निकालना है। ठीक है, अबाउट डायमीटर तो यही है, इसके अबाउट ये रोटेट करेगी। तो रेडियस ऑफ gyration हमारे पास क्या होता है, k इज इक्वल टू √I/m, ये रिलेशन होता है। मैं इसके लिए वैल्यू निकाल लेती हूँ, k1 है किसके, जब ये जो यूनिफॉर्म डिस्क रोटेट कर रही है किस एक्सिस के अबाउट, जो इसके सेंटर से पास कर रही है और नॉर्मल टू प्लेन है। ठीक है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रेडियस ऑफ gyration कितना है, k1। और जब ये डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रही है उसके लिए रेडियस ऑफ gyration कितना है, k2। अब ये जो फर्स्ट सिचुएशन है इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का क्या आ जाएगा, mr²/2। तो k1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, mr²/2 इंटू एम। यहाँ इस रिलेशन में मैंने वैल्यू फिल कर दी, m से m कैंसिल हो गया, k1 की वैल्यू क्या आ गई, r/। इसी तरह से k2 निकालेंगे, तो यहाँ पे वो डायमीटर के अबाउट रोटेट करिए, तो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, mr²/4 इंटू एम। ठीक है, डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो mr²/4 होता है। निकाल भी सकते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। जैसे देखिए ये हमारे पास डिस्क है, तो इसके सेंटर से एक्सिस पास कर रही है, तो इसके अबाउट हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज mr²/2। ठीक है, हमें ये डायमीटर के अबाउट निकालना है, इसके अबाउट, तो वो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा देंगे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अगर लगाएं हम यहाँ पे, ये जो एक्सिस है जो सेंटर से पास कर रही है, ठीक है, ये उसको मैं z एक्सिस ले रही हूँ, और मैं मान रही हूँ कि xy प्लेन में ये डिस्क पड़ा है, तो i z z इट इज इक्वल टू
आई एक्स प्लस आई वाई वाई। तो जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, एम आर स्क्वायर बाई 2 आई एक्स प्लस आई वाई, एक्स एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, क्योंकि ये स्फेरिकल सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स और आई वाई इक्वल होंगे, एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग और वाई डायरेक्शन के लॉन्ग। तो मैं यहाँ पे ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग निकालना चाहती हूँ, ये वाले डायमीटर के अक्रॉस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिल कर दूंगी आई वाई की जगह आई एक्स, तो यहाँ से आई एक्स कितना मिल गया, एम आर स्क्वायर बाई 4। तो यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिल रहा है। तो K2 क्या आ जाएगा, दैट इज एम आर स्क्वायर बाई 4 इंटू एम, एम से एम कैंसिल, K2 की वैल्यू क्या आ गई, आर बाई 2। अब हम रेशो निकाल लेते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन की, K1 अपॉन K2, K1 आया था आर बाई रूट 2, ये कितना है आर बाई 2, तो ये मिला 2 अपॉन रूट, इसकी रेशो क्या आ गई, रूट 2 बाई। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन सी इज टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, two objects of mass 10 kilogram 20 kilogram respectively, these are connected to the two ends of a rigid rod of length 10 meter with the negligible mass। तो ये एक हमारे पास रोड है, इसके एंड्स पे हमने दो मासेस जो है वो अटैच किए हैं लाइक दिस। इसका मास है 10 किलोग्राम, इसका मास है 20 किलोग्राम, और ये जो लेंथ है दैट इज 10 मीटर। इसका निग्लिजिबल मास है रिजिड रॉड का। डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम फ्रॉम 10 किलोग्राम मासेस, तो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकालना है इस मास से। मैंने मान लिया कि सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पे होगा ए पॉइंट पे, और इसका डिस्टेंस जो है यहाँ पे वो क्या है, एक्स है, ठीक है। तो ये एक्स की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो एक्स कैसे निकालेंगे, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब मैं मान लेती हूँ कि ये जो रॉड है मेरा ये एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग पड़ा है, ठीक है। अलॉन्ग दिस मैं इसको एक्स डायरेक्शन कंसीडर कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये रिलेशन होता है, मैंने इसको मान लिया रॉड को एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग पड़ी है, और ये 10 किलोग्राम मैंने मान लिया कि ये मेरा ओरिजिन पे पड़ा है मास, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, जीरो पे पड़ा है ये, ठीक है। तो 0 0, अगर ये मेरा एक्स वाई प्लेन ऐसे है, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 वाई कोऑर्डिनेट 0, इसका क्या आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट है 10 वाई कोऑर्डिनेट इज 0। तो मैं अब ये यहाँ पे वैल्यूज फिल कर देती हूँ। एक्स की इसके कुल आएगा, फर्स्ट मास कितना है 10, और इसका डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितने हैं x0, प्लस मास m2 कितना है 20, इसका कोऑर्डिनेट x2 की वैल्यू दैट इज 10, डिवाइडेड बाय सम ऑफ मासेस दिस 30। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 20/3 मीटर। ऑप्शन सी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ बॉडी ऑफ मास 60 ग्राम एक्सपीरियंसेस ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एक बॉडी है जिसका मास हमें गिवन है 60 ग्राम, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी लग रही है, 3 न्यूटन। व्हेन प्लेस्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट इज। तो जो हमें बताना क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अगर हम बाय डेफिनेशन समझे क्या होती है, हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वो क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज 3 न्यूटन, मास कितना है 60 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर लेते हैं, 3 न्यूटन 60 और ये 1000 ऊपर चला जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया यहाँ पे, 3 2 6 5 10 50, तो ये 50 न्यूटन पर किलोग्राम आ गया। ऑप्शन सी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, spherical ball is dropped in a long column of highly viscous liquid, the curve in the graph shown which represents the speed of ball as a function of time t is। तो मान लो ये एक लॉन्ग कॉलम है, इसके अंदर क्या है, विस्कस लिक्विड जो है वो हमने क्या है। अब एक स्फेरिकल बॉल जो है वो ड्रॉप कर, मान लो वो इनिशियली यहाँ पे है अभी, ठीक है। तो वेट की वजह से फोर्स नीचे की तरफ लगेगी, और इस लिक्विड की वजह से बियॉन्ड फोर्स जो है वो इस तरफ लगेगी, यही दो फोर्सेस लगेंगी। अब जब ये विद द टाइम थोड़ी सी नीचे गई, यहाँ पे आ गई,
यहाँ पे जब आएगी तो वेट की वजह से फोर्स नीचे की तरफ, बियॉन्ड फोर्स ऊपर की तरफ। अब विस्कस फोर्स भी लगेगी यहाँ पे, ठीक है, लिक्विड है ना, यहाँ पे विस्कस लिक्विड है, उसकी वजह से भी फोर्स लगेगी, वो यहाँ पे ऐसे इस तरफ लगेगी। तो ऐसे करते करते एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कर ले। तो कांस्टेंट वेलोसिटी जब ये अटेन करती है, उस वेलोसिटी का नाम क्या होता है, टर्मिनल वेलोसिटी। जब ये जो सारी फोर्सेस लग रही हैं इस पे बैलेंस हो जाती है, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे। इनिशियली क्या थी, ये एक्सलरेट कर रही थी, ये नीचे की तरफ क्या हो रही है, जा रही है, नीचे की तरफ फोर्स ज्यादा लग रही है, तभी तो ये नीचे की तरफ जा रही है। तो ये वेट की वजह से फोर्स इसके ऊपर ज्यादा लग रही थी, तो ये नीचे की तरफ जा रही थी, एक्सलरेट हो रही थी, यानी कि इनिशियली क्या थी, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जब एक पॉइंट ऐसा आता है, सारी फोर्सेस इस पे जो लग रही है वो बैलेंस हो जाती हैं, तो फिर वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट वेलोसिटी ये अटेन कर लेती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। तो ऐसा बिहेवियर हमें किसके लिए देखने को मिल रहा है, ये बी कर्व। जैसे देखो ये वेलोसिटी बढ़ रही है यहाँ तक, उसके बाद वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट अटेन हो गई। तो ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सोप बबल एक्सपैंड्स, प्रेशर इनसाइड द बबल इज। तो सोप बबल के अंदर प्रेशर देखना है कितना होगा। हमें पता है कि सोप बबल का जो प्रेशर होता है, ठीक है, प्रेशर चेंज जो हम देखते हैं वो किसके इक्वल होता है, 4T/R। अब जब सोप बबल एक्सपैंड होगा तो ऑब्वियस है उसका रेडियस बढ़ेगा। अगर रेडियस बढ़ रहा है तो यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि प्रेशर जो है इनवर्सली वेरी कर रहा है रेडियस के साथ। अगर रेडियस बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। तो ऑप्शन बी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन आइडियल गैस अंडरगो 4 डिफरेंट प्रोसेसेस फ्रॉम द सेम इनिशियल स्टेट। तो एक आइडियल गैस 4 प्रोसेसेस शो कर रही है, इनिशियल स्टेट उसकी सेम है यहाँ पे। These processes are adiabatic, isothermal, isobaric, isochoric. The curve which represents the adiabatic process among 1, 2, 3, 4। हमें बताना है कौन सी कर्व एडियाबैटिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करे। अगर हम फर्स्ट कर्व की बात करें, ये जो फर्स्ट कर्व है ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, तो जो फर्स्ट कर्व है वो किसके लिए आ जाएगा, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। ये जो फोर्थ कर्व है ये कांस्टेंट प्रेशर में कर्व मिल रहा है, तो ये आइसोबारिक प्रेशर के लिए है, आइसोबारिक फिनोमिना के लिए। अब बचे 2 और 3। ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, उसके लिए है। अब कौन सी एडियाबैटिक के लिए आएगी, कर्व 2, ऑप्शन सी आएगा, क्योंकि जो एडियाबैटिक कर्व्स होती हैं वो ज्यादा स्टीपर होती है आइसोथर्मल कर्व से, इज मोर स्टीपर देन आइसोथर्मल कर्व। आइसोथर्मल कर्व से ज्यादा स्टीपर होती है ये एडियाबैटिक कर्व। सो ऑप्शन 2 जो है, सॉरी कर्व 2 जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है एडियाबैटिक प्रोसेस को। इफ द इनिशियल टेंशन ऑन द स्ट्रेस स्ट्रिंग इज डबल, लेट्स से कि जो स्ट्रिंग है उसकी इनिशियल टेंशन क्या है, T है, तो फाइनल टेंशन क्या कर दिया, डबल कर दिया, 2 टाइम T कर दिया, ठीक है। द रेशियो ऑफ इनिशियल और फाइनल स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव अलोंग द स्ट्रिंग इज। तो हमें यहाँ पे जो स्पीड, इनिशियल स्पीड टू फाइनल स्पीड, इसकी रेशियो जो है ट्रांसवर्स वेव के लिए पूछा गया है। अब ट्रांसवर्स वेव जो होती है स्ट्रिंग में जनरेट हो रही है, उसकी स्पीड कैसे वेरी करती है, T/μ के साथ। यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि जो स्पीड है वो टेंशन के साथ क्या है, डायरेक्टली डिपेंडेंसी शो कर रही है। रेशो लिख लेते हैं यहाँ पे, V इनिशियल अपॉन V फाइनल, दिस इज √2T इनिशियल डिवाइडेड बाय √T फाइनल, ठीक है। तो यहाँ से ये रेशो क्या आ गई, इनिशियल टेंशन क्या है हमारे पास T, फाइनल टेंशन क्या है 2T स्क्वायर रूट में, तो ये फैक्टर कैंसिल हो गया। तो हमारे पास ये रेशो कितनी आ गई, 1/√2, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू होलो कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियस r1 एंड r2 हैव इक्वल चार्जेस। दो कंडक्टिंग स्फीयर्स है हमारे पास, लेट से ये मेरा फर्स्ट कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस क्या है, r2 ले लेते हैं क्योंकि r2 रेडियस छोटा है, और दूसरा कंडक्टिंग स्फीयर ये रहा जिसका रेडियस क्या है, r1 है, इसका रेडियस बड़ा है। द पोटेंशियल वुड बी depend on material property of sphere, more on bigger sphere, more on smaller sphere, equal on both sphere। अब ये क्या है, होलो कंडक्टिंग स्फीयर है, तो इसके सरफेस पे अगर पोटेंशियल देखें वो कितना आएगा, KQ/R।
ठीक है, तो पोटेंशियल जो है वो इनवर्सली रेडियस के साथ वेरी करेगा। ठीक है, सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वो रेडियस के साथ इनवर्सली वेरी कर रहा है। अब मुझे पता है कि यहाँ पे हमें कंडीशन क्या गिवन है कि जो रेडियस है r1 वो स्मॉल है, सॉरी r2 स्मॉल है। अगर रेडियस स्मॉल है तो जो पोटेंशियल होगा v2 वो इनवर्सली r2 के साथ वेरी करेगा, इनवर्सली डिपेंडेंसी है। r2 स्मॉल है तो v2 क्या होगा, लार्ज होगा। यानी कि जो स्मॉलर स्फीयर है उसका पोटेंशियल ज्यादा आएगा। ठीक है, क्योंकि इसका रेडियस r2 स्मॉल है, पोटेंशियल उसका क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो ऑप्शन सी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड द इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। तो जो अगर हमारे पास कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, जैसे ये मेरा क्या है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, लेट्स एग्जांपल ले ली, जैसे कंडक्टर होते हैं हमारे पास, वो क्या होते हैं, इक्विपोटेंशियल ही होते हैं। उनका ये जो सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, यानी कि हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इस पे जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है वो क्या होती है, ऐसे परपेंडिकुलर होती है। तो एंगल क्या होता है इनके बीच, 90 डिग्री। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डिक्रीज फॉर द कंडक्टर, इंक्रीज फॉर सेमीकंडक्टर। इंक्रीज कर रहा है दोनों के केस में, या फिर डिक्रीज करेगा दोनों के लिए, इंक्रीज फॉर कंडक्टर, डिक्रीज फॉर सेमीकंडक्टर। अब जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो कंडक्टर्स के केस की अगर बात करें हम, तो वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज करने पे कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाती है, और जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनका कंडक्शन बढ़ जाता है, यानी कि उनकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऑप्शन डी आएगा इसका करेक्ट आंसर। इसको कैसे समझ सकते हैं कि जैसे देखो कंडक्टर के केस में क्या होता है, पहले ही नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज्यादा होते हैं कंडक्टर के केस में। ठीक है, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, तो वो ज्यादा एनर्जी से मूव करेंगे, तो इनका जो कोलिजन टाइम है वो कम हो जाएगा। कोलिजन टाइम टाउ क्या है, कम हो जाएगा। और जो रेजिस्टेंस है वो कोलिजन टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ये डिपेंडेंसी होती है। अगर कोलिजन टाइम कम हो गया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कंडक्टर के केस में जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाती है। सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं तो बॉन्ड ब्रेक हो जाती है, यहाँ पे नंबर डेंसिटी बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बढ़ जाएंगे। अगर वो बढ़ गए तो कंडक्शन उतना ही ज्यादा होगा, कंडक्शन ज्यादा हो रहा है मतलब रेजिस्टेंस कम हो रही है। तो ऑप्शन डी जो है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर, रेडियस, कॉपर की वायर है उसकी लेंथ 10 मीटर है, का रेडियस 10⁻⁻² है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेडियस है स्मॉल आर ले लेते हैं, और रेजिस्टेंस कितनी है, 10 ओम। करंट डेंसिटी जो है वो हमें निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया है 10 वोल्ट पर। अब हमें पता है करंट डेंसिटी क्या होता है, सिग्मा इंटू ई। सिग्मा क्या होता है, 1 ओवर रेजिस्टिविटी, सिग्मा कंडक्टिविटी होता है, तो इसका रेसिप्रोकल ले लिया हमने यहाँ पे रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल अपॉन ए, यहाँ से रेजिस्टिविटी क्या आ जाएगी, ए आर बाई एल। तो इसको जे के रिलेशन में फिल कर देते हैं। हमारे पास जो करंट डेंसिटी है उसका रिलेशन क्या मिल गया मुझे, ई, रो की जगह ये वैल्यू फिल कर दी, ए आर, और ये एल ऊपर चला जाएगा। अब इसमें वैल्यूज फिल कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 10, लेंथ कितनी है 10, ए, एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, रेडियस कितना है, ये रहा 10⁻⁻⁴ हो जाएगा ना, इसका स्क्वायर करेंगे रेडियस का, तो ये रूट पाई का पाई, और ये क्या है, रेजिस्टेंस दैट इज 10। ये पाई से पाई फैक्टर कैंसल, ऊपर आ गया 100, नीचे आ गया 10⁻⁻3। ये ऊपर जाएगा तो जे की वैल्यू क्या आ गई, 10⁻5। ऑप्शन ए आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
two resistors of resistances 100 ohm, 200 ohm, these are connected in parallel in the electrical circuit. ठीक है, दो रेजिस्टेंसेस है हमारे पास, लेट्स से ये 100 ओम रेजिस्टेंस है और ये 200 ओम रेजिस्टेंस है, दोनों को पैरेलली कनेक्ट किया, जैसे ये सप्लाई दे दी। रेशियो ऑफ थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन 100 ओम टू दैट ऑफ 200 ओम इज गिवन एज, तो थर्मल एनर्जी जो है वो कैसे वेरी करती है, टी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। अब देखो ये पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल में तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, सेम रहता है, तो यहाँ क्लियरली पता चल गया कि थर्मल एनर्जी जो है 1/r के साथ वेरी कर, ठीक है, टाइम तो दोनों के क्रॉस टाइम, सेम टाइम के क्रॉस एनर्जी मिलेगी हमें, तो ई की वेरिएशन आर के साथ, रेजिस्टेंस के साथ क्या है, इनवर्सली है, तो थर्मल एनर्जी फॉर 100 ओम रेजिस्टेंस टू द 200 ओम रेजिस्टेंस, वो क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 1/100, इनवर्सली रिलेशन है तो रेजिस्टेंस 100 नीचे आएगा, 200 ऊपर चला गया, तो ये रेशियो कितना मिला, 2:1। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, फर्स्ट स्टेटमेंट है बायट-सावर्ट्स लॉ गिव अस एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ इनफिनिटेसिमल करंट एलिमेंट आइडियल वेक्टर ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर ओनली। Second statement है Biot-Savart law is analogous to Coulomb's law, Coulomb's inverse square law of charge q. The former being related to field produced by scalar source ideal vector, while the latter being produced by a vector source q. तो ये दो स्टेटमेंट्स हैं, हमसे पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमें यहाँ पे चूज करना है सही आंसर, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है कि स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 सही है, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन है कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही इनकरेक्ट है। लास्ट ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो हम देख लेते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो तो सही है, ठीक है, कि जो बायट-सावर्ट्स लॉ है वो हमें एक्सप्रेशन देता है किसका, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करने का, जैसे करंट कैरिंग कंडक्टर है उसका हम स्मॉल करंट एलिमेंट लेते हैं, उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फाइंड करते हैं। जो सेकंड है वो स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि उन्होंने बोला है यहाँ पे कि जो बायट-सावर्ट्स लॉ एनालॉगस है कूलम्स इनवर्स स्क्वायर फोर्स, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ चार्ज, कूलम्स लॉ हमें फोर्स हेल्प करने, फोर्स फाइंड करते हैं कूलम्स लॉ से, हम बायट-सावर्ट्स लॉ से हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिलती है, ठीक है, फॉर्मर बीइंग रिलेटेड टू द, तो ये एनालॉगस कैसे हो गए, सेम सिमिलैरिटी कैसे आ गई, एक से हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, और दूसरा जो लॉ है वो हमें फोर्स के बारे में बता रहा है, कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ चार्ज, ठीक है, तो एनालॉगी कैसे आ जाएगी, एक फील्ड बता रहा है, एक फोर्स बता रहा है, ठीक है, तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या है, इनकरेक्ट है, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा हमारे पास, डी ऑप्शन की फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर 100 टर्न्स पर मिलीमीटर 1 एम्पियर करंट फ्लोज इन द सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है सोलेनॉइड के अंदर होती है म्यू नॉट एन आई, ये यूनिफॉर्म फील्ड होती है, तो सेंटर पे भी इतनी ही मिलेगी, तो एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या आएंगे, 100 डिवाइडेड बाय 10⁻³ पर मिलीमीटर में 100 टर्न्स है ना, तो करंट है 1 एम्पियर, ये आ गया 4 पाई 10⁻⁷, दिस इज 10⁵, तो 4 पाई इंटू 10⁻², तो 4 पाई कितना होता है हमारे पास, 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻², तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 14 4 56 हो गया, 4 3 12 हो गया, और ये 2 डेसिमल यहाँ पे आएगा, 12.56 इंटू 10⁻² इज द करेक्ट, ऑप्शन सी जो है वो हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 1 मीटर रेजिस्टेंस 1 ओम, इट इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला, तो एक स्क्वायर लूप है, स्क्वायर लूप जैसे ये स्क्वायर लूप है, इसकी साइड 1 मीटर है, रेजिस्टेंस इसकी क्या है 1 ओम है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है इसको, इफ द प्लेन ऑफ लूप इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
मान लेते हैं कि मैंने फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ मान ली, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है आगे की तरफ, तो ये प्लेन जो है ऐसे बढ़ी है ये लूप कि इसका जो प्लेन है वो क्या है, इस फील्ड के परपेंडिकुलर है। यही बोला है, प्लेन ऑफ लूप इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फ्लक्स बताना है, तो फ्लक्स हमारे पास क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, है ना। तो ये थीटा एंगल किसके बीच में होता है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के। अब ये जो लूप है ये ऐसे पड़ा है परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसका एरिया वेक्टर ऐसे ही होगा, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है यहाँ पे, जीरो। तो फ्लक्स कितना मिल गया, बी ए कॉस जीरो, कॉस जीरो क्या होता है, 1 होता है, तो फ्लक्स की वैल्यू आ गई बी इंटू ए। अब वैल्यूज फिल कर देते हैं यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 0.5, एरिया क्या आएगा, क्योंकि ये स्क्वायर लूप है तो साइड का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, तो फ्लक्स हमारे पास आ गया 0.5 वेबर। ऑप्शन सी मिलेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पीक वोल्टेज ऑफ एसी सोर्स इज इक्वल टू, हमें पता है कि एसी सोर्स के लिए आई आर एम एस किसके इक्वल होता है, आई नॉट बाई रूट टू। आई नॉट इसकी क्या है, पीक वैल्यू होती है, तो वो क्या आ गई, रूट टू टाइम्स ऑफ आई आर एम एस। तो पीक वैल्यू जो है, पीक वोल्टेज ऑफ एसी सोर्स, पीक वोल्टेज भी हम ऐसे ही लिखेंगे, वोल्टेज का रिलेशन भी यही आएगा, वी नॉट बाई रूट टू। तो पीक वैल्यू जो है वो रूट टू टाइम्स ऑफ वी आर एम एस वैल्यू आ जाएगा। तो ऑप्शन डी आएगा इसका करेक्ट आंसर, दैट इज इट इज रूट टू टाइम्स द आर एम एस वैल्यू ऑफ एसी सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन द लाइट प्रोपोगेट्स थ्रू ए मटेरियल ऑफ मीडियम of relative permittivity epsilon r, relative permeability mu r, velocity of light is given by, ठीक है। तो हमारी जो लाइट है एक मीडियम में ट्रेवल कर रही है, मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है, परमेबिलिटी म्यू आर है, वी निकालना है। हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सी अपॉन वी, यहाँ से वी किसके इक्वल आ गया, सी बाई एन के। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका रिलेशन क्या होता है, एप्सिलॉन परमिटिविटी एप्सिलॉन आर और परमेबिलिटी म्यू आर, ये रिलेशन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इन दोनों के साथ। तो यहाँ पे जो v है वो किसके इक्वल आएगा, c डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन r। ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर।